नमस्ते सदा वसले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऋषि सुनक। यूके के प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम सामने आया है। वो कंजर्वेटिव पार्टी के हेड के रूप में चुन लिए गए हैं। हालांकि 2 दिन पहले तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ऋषि सुनक से बोरिस जॉनसन लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी चूंकि 45 दिन पहले ही बोरिस जॉनसन अपने पद को त्याग कर छुट्टियों पर कहीं गए थे, वहाँ से अचानक लौट कर आए। लोगों ने कहा कि 10 घंटे का सफ़र करके बोरिस जॉनसन आए हैं। बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक दोनों में एक समानता है। समानता यह है कि ऋषि सुनक का विवाह भी भारत से हुआ था और बोरिस जॉनसन की आज जो पत्नी है उनसे पहले जो पत्नी थी वो भी भारतीय मूल की थी, यानी कि भारतीय मूल की क्या, वो भारतीय थी और उनका विवाह बोरिस जॉनसन से हुआ था। बोरिस जॉनसन भारत के लिए ज़्यादा कॉम्पेटेबल इसलिए भी कहे जा रहे थे क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में बहुत बार आए थे, मुंबई में रहे, पंजाब में रहे और उनकी पत्नी पंजाबी मूल की थी, इसलिए वो भारत के विषय में अच्छा जानते थे। क्योंकि भारत के विषय में गलतफहमियां बहुत फैलाई गई। भारत सांप सपेरों का देश है ऐसा फैलाया गया, भारत बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच रखता है ऐसा फैलाया गया और फैलाया जा रहा है, आज भी ऐसा किया जा रहा है। भारत में तथाकथित जो अपने आप को अर्बन कहते हैं या अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, उनको भारत बहुत खराब दिखता है, भारत बहुत पिछड़ा हुआ दिखता है, ये सब कुछ भारत के विषय में फैलाया गया। भारत में संप्रदायवाद बड़ा चरम पर है ऐसा फैलाया गया। हिंदू जो है वो आतंकवाद, हिंदू भगवा आतंकवाद ऐसा खूब विश्व भर में फैलाया गया। कांग्रेस की सरकार के समय पर खूब खूब सारे मुकदमे भी हुए, वो चाहे साध्वी प्रज्ञा के ऊपर हुए हों, असीमानंद जी के ऊपर हुए, या इस प्रकार खूब सारे काम भारत के खिलाफ हुए। पूरे विश्व समुदाय में भारत को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सौभाग्य हमारा है, हमारे देश का है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहला फैसला किया कि विश्व में भारत की छवि सुधारी जाएगी और भारत की छवि को सुधारने के लिए उन्होंने विश्व का भ्रमण किया। उस समय भी हमारे देश के बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने खूब सारे प्रश्न उठाए थे और लोगों ने तो यहाँ तक के कहना शुरू कर दिया था एक चाय वाला है, वो कभी विश्व में घूमा नहीं इसलिए वो घूम रहे हैं। लेकिन उसके परिणाम विश्व भर में अब दिखाई देते हैं। ऋषि सुनक ये बाया कीनिया रूट आए, यूके में पहुंचे। कीनिया के विषय में मैं आपको बता दूं, मैं यूके के बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनसे मेरी कम्युनिकेशन होता है, उनमें भारतीयता खूब भरी हुई है। कीनिया एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू समाज बड़ी संख्या में काम करने के लिए गया था या फिर अंग्रेजों के द्वारा ले जाया गया था। ये 1935 के संविधान या के जो भारत शासन अधिनियम है या उससे पहले का समय था जब ये लोग बड़ी संख्या में कीनिया भारत से ले जाए गए थे। भारत के लोगों ने वहाँ जॉब्स किए थे, भारत के लोगों ने वहाँ पर काम किया। उसके बाद लेकिन उनकी खास बात यह है कि उन्होंने कभी भारतीयता नहीं छोड़ी। बाद में कीनिया के लोगों ने, कीनिया के भारतीयों ने जनरली यूरोप का रुख अपनाया और यूरोप में बड़ी संख्या में कीनिया मूल के लोग जाकर बस गए। आज़ादी के बाद की बात है ये, और आज़ादी के बाद जब सब स्वतंत्र हुए तो वो यूके में गए। वहाँ बहुत सारे परिवार, चाहे वो फिर उन्होंने विवाह संबंध भी भारत से बनाने की कोशिश की, भारत से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। ऋषि सुनक का परिवार भी अनडिवाइडेड भारत के पंजाब का रहने वाला और फिर वो कीनिया और कीनिया से वो किसी समय पर यूके में शिफ्ट हो गए। ऋषि सुनक का जन्म भी यूके में ही हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो कीनिया रूट जो लोग वहाँ पर गए, कहीं पर भी संसार में, उन्होंने भारत नहीं छोड़ा, भारत अपने मन में लेकर गए, भारत के देवी देवता अपने मन में रखे और भारत के देवी देवताओं के प्रति आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हुई। भारत में रहने वाले लोगों ने भले ही देवी देवताओं के विषय में कुछ अनर्गल बातें करी हों, लेकिन ये लोग जो उस रूट से गए उनके मन में भारत खूब बसा हुआ है। उन्होंने अपने वंशजों को, अपने परिवार वालों को, अपने उत्तराधिकारियों को भी भारत समझाया कि भारत क्या है और भारत का मतलब क्या है। यही कारण है कि ऋषि सुनक जब पढ़ने लिखने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री एक राज्य के बने, जिसको वहाँ गवर्नर भी कह सकते हैं, सेक्रेटरी कह सकते हैं, बने, तो वो राज्य में ही प्रधानमंत्री का कार्यालय भी आता था। प्रधानमंत्री का वो वहाँ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय में दीपावली के दीपक जलाए उन्होंने।
और यहीं से वो सुर्खियों में आए थे कि भाई एक व्यक्ति जिसने सांसद होने के बाद गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी, जनरली ऐसा नहीं होता। और ख़ास तौर से भारतीय मूल के लोग तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हम जिस देश में आए हैं उस देश को समृद्ध करना मेरा दायित्व बनता है, उस देश की परंपराओं को मानना मेरा दायित्व बनता है, उस देश की समृद्धि में योगदान मेरा दायित्व बनता है, और उस देश के होकर रहना, उस देश के साथ किसी भी तरह से कोई भी नाइंसाफ़ी न करना, भेदभाव न करना, ये उनका दायित्व बनता है। ये हिंदू का मूल स्वभाव भी है। पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी जिस समय घूम रहे थे उस समय वो भी लगातार घूम घूम के एक ही बात कह रहे थे कि आप जिस देश में आए हैं उस देश को बढ़ाएं, उस देश में भारत का गौरव बढ़ाएं, लोग ये कहें कि आप भारतीय मूल के हैं इसलिए आप ऐसे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार ये बात भारतीय मूल के लोगों को समझाते रहे और उन्होंने कहा कि आप जिस देश में गए हैं वहाँ आपने समृद्धि की है, वहाँ को विकसित किया है, वहाँ आप जितना सहयोग कर सकते थे उतना सहयोग आपने किया, इसलिए आप सभी लोगों पर भारत को गर्व है और मैं आप सभी से अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। ये भारत के लोगों का मूल स्वभाव भी है, भारतीय मूल का मूल स्वभाव है। भारतीय मूल से जब मैं कहता हूँ तो सांस्कृतिक भारत की बात करता हूँ। सांस्कृतिक भारत वो है जो अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, जो अपने आप को ईसाई नहीं कहता, जो अपने आप को यहूदी नहीं कहता, वो भारतीय है। वो भारतीय से मतलब है वो अपने आप को भारतीय मूल का हिंदू कहता है। लेकिन जब संप्रदाय परिवर्तन भारत में भी हो गया तो उनकी निष्ठा परिवर्तन भी हो गई। निष्ठा परिवर्तन के साथ साथ वो अपने पूर्वजों को कहीं खाड़ी में ढूंढने लगे, जो एक रॉन्ग वे था, क्योंकि उनके पूर्वज तो हिंदुस्तान के ही रहने वाले थे, चाहे भारत में रहने वाला ईसाई हो या फिर भारत में रहने वाला मुसलमान। यहूदी मैं कह सकता हूँ कि वो यहाँ के नहीं हैं, लेकिन ईसाई और मुसलमान तो भारत में कन्वर्टेड ही हैं। अब कन्वर्टेड होने के नाते उनके पूर्वज भी भारतीय हैं और पूर्वज भारतीय होने के नाते वो हिंदू ही हैं। संप्रदाय उनका भले ही कोई हो, वो देवी देवता कोई मानने लगे हों, वो अलग बात है। हालांकि उनको ये समझाया गया कि भारत में माने जाने वाले सभी देवी देवताओं से तुम ऊपर हो, इसलिए उनकी आस्था कहीं न कहीं खाड़ी के देशों में हो गई, उनकी आस्था कहीं न कहीं भारत से विचलित हो गई। लेकिन ऋषि सुनाक का जो परिवार है वो परिवार आस्था से विचलित नहीं हुआ, अपनी धार्मिक आस्थाओं से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम धार्मिक लोग हैं। और धर्म से मतलब कर्तव्य से है, राज्य धर्म से मतलब राज्य के कर्तव्य से है, राजा के कर्तव्य से है, प्रजा के कर्तव्य से है, राष्ट्र की सुरक्षा से है, राज्य की समृद्धता से है। और प्रत्येक वो चीज़ या वस्तु, प्रत्येक वो प्राण जो भारत भूमि का है, उस भूमि से मेरा अपना एक संबंध है और उसको पोषित करना मेरी जिम्मेवारी है, उसका संरक्षण करना मेरी जिम्मेवारी है, उसका दोहन करना मेरा अधिकार है, लेकिन उसका पोषण करना मेरा कर्तव्य है, उसका शोषण करना हमारी परंपराओं में नहीं है। ये भारत है। ऐसे भारत में जब हम कहीं भी संसार में गए तो वो निष्ठा लेकर गए, वो विचार लेकर गए, वो संस्कृति लेकर गए और वो धर्म लेकर गए। और उस धर्म का पालन जिसने जहाँ पर रहते हुए किया उसकी तारीफ ही हुई है। भले ही भारत को बदनाम करने का बड़ा प्रयास किया गया हो, लेकिन वो काम करते ही रहे। ऋषि सुनाक ने भारत में इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी की बेटी से विवाह किया और जैसा मैंने कहा गीता की उन्होंने कसम खाई जिस समय वो सांसद बने। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दीपावली का पर्व अपने राज्य में मनाया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के यहाँ भी उनकी सीढ़ियों पर दीपक जलाए। उन्होंने अपनी संस्कृति को स्वीकार किया और बढ़ चढ़कर कहा, जितना उनके मन में था उतना बाहर था। इसलिए ऋषि सुनक को यूके में सम्मान मिला। सम्मान इसलिए मिला क्योंकि वो अपनी मूल जड़ों को नहीं भूले। वो यूके का जो विकास है वो करेंगे, यूके के नागरिक हैं, यूके में मतलब ब्रिटेन में जो भी उनके दायित्व बनते हैं वो पूरा करेंगे। लेकिन सच्चा इंसान तो वही है जो अपने पूर्वजों की विरासत को लेकर चलता है। सच्चा इंसान वही है जो अपने परिवार को याद रखता है, अपनी जड़ों को याद रखता है।
जिसने परिवर्तन नहीं किया, जिसने झूठ नहीं बोला। झूठ वो बोलने वाला है। अगर वो ये कहते कि मैं तो अब यूके में आ गया हूं इसलिए मैं भारतीय नहीं रहा, मैं तो अब भारतीय मूल का भी नहीं हूं, मैं भारतीय संस्कृति को नहीं मानता, भारतीय देवी देवताओं को नहीं मानता, भारत हमारे पूर्वजों की संस्कृति को नहीं मानता, और जब वो ये कहता है पूर्वजों ने गलती की, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पूर्वजों ने गलती की, हम वो गलती नहीं करना चाहते, हम तो अब सही पाथ की तरफ हैं, सही रास्ते पर हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उसके पूर्वज गलत रास्ते पर थे। और अगर किसी के पूर्वज गलत रास्ते पे थे तो वंश आगे सही रास्ते पर कैसे जाता जब उसके वंशज ही अपने पूर्वजों को गलत मानते हों। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके वंशज, इसके जो उत्तराधिकारी होंगे वो भी इसको गलत ही मानेंगे, क्योंकि गलत मानने की परंपरा, पूर्वजों को गलत मानने की परंपरा कुछ संप्रदायों में निष्ठा परिवर्तन, संप्रदाय परिवर्तन के बाद हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्यों क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान इसलिए क्लेम कर रहा है क्योंकि बंटवारे से पहले ऋषि सुनक का परिवार गुजरावाला से हुआ करता था। गुजरावाला उस समय पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, पंजाब हिंदुस्तान था। और बाद में अब जो हिंदुस्तान के लोग गर्व कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो एक पंजाबी मूल के हैं, वो हिंदू मूल के हैं और वो अनडिवाइडेड भारत के हिस्से थे। लेकिन क्या ये गलतफहमी नहीं है? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि ये गलतफहमी है, क्योंकि हिंदू का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव ही, हिंदू स्वभाव ही कुछ अलग है। और हिंदू स्वभाव जो अलग है वो इस प्रकार का है कि हिंदू स्वभाव ऐसा है नहीं जो स्वार्थी हो। हिंदू स्वभाव जहां जिसके साथ रहता है, जिसके लिए काम करता है, जहां की भूमि का स्वाद लेता है, जहां की भूमि को मानता है, जहां की भूमि से संवाद स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, उसके प्रति निष्ठा भी पूर्ण रखता है, वो दोगला नहीं है। ये स्वभाव है। इसलिए वहां के लोगों को भी उनका कैरेक्टर पता लगा। लेकिन भारत, जब एक व्यक्ति कहीं दूसरे स्थान पर जन्म लेता है और वहां की निष्ठा रखता है तो हिंदू निष्ठावान तो है ही, और निष्ठावान होने के नाते अपने देश के साथ किसी भी हालत में, अपने मित्र के साथ, अपने जानने वाले के साथ गद्दारी नहीं करता। और गद्दारी करने वाले गद्दार होते भी हैं, लेकिन मूल स्वभाव यह है कि वो गद्दारी नहीं करता। ऋषि सुनक यूके में बोरिस जॉनसन के विड्रॉ करने के बाद अपने आप चुन लिए गए, नहीं तो लंबा चुनाव चलता, जैसे लिस के चुनाव में चला था। लिस के सामने ऋषि सुनक थे और ऐसा कहा जा रहा था उस समय ऋषि सुनक जीत कर आ जाएंगे, लेकिन लिस जीत गई। फाइनल राउंड में लिस बाहर मतलब उभर कर आई। लेकिन लिस, आप सोच के देखो, लिस जो कि बैठी हुई थी सत्ता पर, और सत्ता पर बैठते हुए जब उनको लगा कि वो नहीं संभाल सकती हैं तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सोइला ब्रेवरमैन ने समस्याएं खड़ी करी, भारत के साथ उनकी डील नहीं हो पाई, और भारत के साथ डील ना होने की वजह से ब्रिटेन में समस्याएं आ गई, और ब्रिटेन इस समय इकोनॉमिकली जूझ रहा है। लोग कह सकते हैं, ये बात कही जा सकती है कि ब्रिटेन, जिसका जो पौंड, स्टर्लिंग पौंड है, वो 102-3 रुपए के लगभग हुआ करता था कुछ समय पहले, हालांकि अभी वो 80-82 रुपए पर है, नो डाउट, लेकिन पहले वो ऐसा हुआ करता था। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो पौंड गिर रहा है या रुपया बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया जरूर गिरता दिखाई दे रहा है, लेकिन विश्व की बाकी एजेंसियों के मुकाबले, बाकी जो करेंसीज हैं उनके मुकाबले रुपया लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि बहुत सारे कंट्री जब भारत की स्पीड को देखकर समस्याओं में हैं। उसके लिए एक इलस्ट्रेशन यूरोपियन यूनियन भी है। यूरोपियन यूनियन भारत को वीज़ा देने के लिए आगे नहीं आया है, उसने अमेरिकन जो कैंप है उसको ज्वाइन कर लिया है। यहाँ तक कि स्पेन में होने वाली रेसलिंग फेडरेशन, रेसलिंग का जो टूर्नामेंट होने जा रहा था, उसमें भारतीय टीम को भी वीज़ा नहीं दिया। आपने अभी ये 6-7 दिन पहले पढ़ा होगा, 19 तारीख से 23 तारीख तक, 19 से 23 से मतलब 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक स्पेन में गेम होने जा रहे थे, रेसलिंग के गेम होने जा रहे थे। भारत की टीम जो 30 लोगों की है, बड़ी स्ट्रांग टीम थी, उसने दावा को स्पेन जाना था, लेकिन स्पेन ने उनका वीज़ा डिनाई कर दिया। पहले डिले किया लंबे समय तक, उसके बाद भारत में स्पेन की एम्बेसी ने उसको डिनाई कर दिया। आप सोच लीजिए कि बिना किसी कारण, और फर्वलेस ग्राउंड दिए हैं, बिना किसी कारण के, जब खेल की प्रतियोगिता में भारत के साथ ऐसा यूरोपियन यूनियन कर रहा है, तो बाकी के विषय में यूरोपियन यूनियन क्या विचार कर रहा होगा।
सवाल ये पैदा होता है कि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका का कैंप इसलिए और ज्वाइन किया क्योंकि भारत की स्पीड इस समय विश्व समुदाय में बड़ी तेज है। विश्व में प्रतिष्ठा भी भारत ने बना ली है। स्ट्रॉन्ग कंट्रियों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर आने लगा है। इकोनॉमी के मामले में भारत चौथे नंबर पर आ गया है। इसके अतिरिक्त तो विश्व का ऐसा कोई आयुध, विश्व का ऐसा कोई जो सैटेलाइट सिस्टम है वो भारत के पास ना हो। भारत बड़ी तेजी से तकनीकी विकास कर रहा है। भारत बड़ी तेजी से डिफेंस इक्विपमेंट पर काम कर रहा है। भारत अपनी इकोनॉमी पर काम कर रहा है। भारत अपनी आउटर डिफेंस, इनर डिफेंस पर काम कर रहा है। भारत संभला हुआ है। कोविड का ये जो झटका ब्रिटेन जैसे लोग देशों पर अभी आया और वो संभल नहीं पा रहे हैं, उस कोविड के झटके में भारत में 140 करोड़ के लगभग लोग या 130-135 करोड़ लोग को भी भारत सरकार ने संभाला, भूखों नहीं मरने दिया किसी को, और लोगों के साथ जो मदद हो सकती थी वो की। भारत एक ऐसा इकलौता संसार का देश था जिसने अपने आप को रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए संभाला, यानी कि लॉकडाउन करके भी संभाला। अमेरिका ने अपने यहाँ लॉकडाउन नहीं किया। ऐसा कहते हैं 10 लाख लोग अमेरिका में मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया। भारत ने लगाया। चीन ने लॉकडाउन लगाया तो किस स्तर पर लगाया ये भी देखने को मिलता है। सरकार की व्यवस्था नहीं, व्यक्ति को बंद करके मार दिया। लेकिन भारत ने दोनों ही को सामंजस्य मिलाते हुए एक इकोनॉमी को भी मेंटेन किया, ग्रोथ को मेंटेन किया, लोगों को मेंटेन किया। मृत्यु दर भारत में सबसे कम रही और समृद्धता के मामले में भारत में समस्याएं तो आई, लेकिन ऐसी समस्या नहीं आई कि भारत लंगड़ा हो जाए, श्रीलंका पाकिस्तान जैसा हो जाए या यूके जैसा हो जाए। अब एक और बात है कि लोग ये कह सकते हैं कि भाई उनका जो स्टर्लिंग पाउंड है वो गिर रहा है। देखिए, बात उतनी है। आप भारत में सोचकर देखिए कि आप मुंबई में रहने जाते हैं, आप दिल्ली में रहने जाते हैं, बेंगलोर में रहने जाते हैं, चेन्नई में, कोलकाता में रहने जाते हैं। कोई महानगर में जब आप रहने जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है महानगर का पैसा कभी देहात में वापस नहीं जाता। महानगर का पैसा महानगर में रहता है। जो वहाँ काम करने गया वो वहीं पर कमाता है और वहीं घर बनाने की कोशिश करता है। तो जो कमाता है उस जिस रेशियो में कमाता है उसी रेशियो में वहाँ एक्सपेंसेस भी होते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो वहाँ रहना नहीं चाहता, जो वहाँ स्थायी निवास नहीं बनाता, वो अपने गांव वापस आके एक बड़ी सी कोठी बना सकता है, ज़मीन भी खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पर एक्सपेंसेस कम हैं। लेकिन जो लोग वहाँ बसने के इरादा बना लेते हैं उनके पास धन नहीं होता। और क्यों? क्योंकि कमाई के एवरेज में ही एक्सपेंसेस होते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हो गया इकोनॉमी बैलेंस्ड है। क्योंकि एक जगह जलेबी 700 रुपये किलो बिकती है तो एक जगह जलेबी 70 रुपये भी बिकती है। जहाँ 70 रुपये यानी कि 10 गुना कम पर बिकती है वहाँ आमदनी भी 10 गुना कम है। लेकिन जहाँ 10 गुना ज़्यादा बिकती है वहाँ आमदनी भी 10 गुना ज़्यादा है। अब दोनों की आमदनी को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसकी आमदनी कम है वहाँ एक्सपेंसेस कम है और जिसकी आमदनी ज़्यादा है वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा है। वैसे ही भारत और ब्रिटेन की तुलना अगर की जाएगी तो वो भारत से 80 गुना महंगे एक्सपेंसेस भी हैं और कमाई भी है। लेकिन अब वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अगर भंग होने लगेगी तो वो जमीन पर आ जाएंगे। खासतौर से ब्रेग्जिट के बाद उनके यहाँ समस्या आ गई। ब्रिटेन को अब ब्रेग्जिट के बाद भारत दिखाई देता है कि भारत का मार्केट मिल जाएगा और भारत को ये लगता है कि हमारे लोगों को जो यूरोपियन यूनियन ने समस्या खड़ी कर रहा है वो समस्या ब्रिटेन के साथ हमारी ट्रीटी होने से, वीज़ा के मामले में खासतौर से ट्रीटी होने से हमें समस्या सॉल्व हो जाएगी। वीज़ा के मामले में ट्रीटी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वीज़ा जब आप वहां का ले लेंगे, यानी कि मैं जब वीज़ा आप उसका ले लेंगे तो एक उसके आधार पर आप आगे का वीज़ा भी ले सकते हैं। 90 दिन की यात्राओं के जो बात कहते हैं वो 90 दिन की शेंजन वीज़ा वहाँ से लिया जा सकता है। शेंजन वीज़ा यूरोप, जब आप ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन मतलब यूरोपियन यूनियन में घुसने के लिए एक शेंजन वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है। उस वीज़ा के आधार पर आप सभी कंट्रियों में वहाँ घूम सकते हैं। तो भारत को वीज़ा अगर यूरोपियन यूनियन नहीं देता है तो ब्रिटेन हमें वीज़ा दे और ब्रिटेन में हम जाएं और वहाँ से शेंजन वीज़ा लें और उससे हम पूरे यूरोप की यात्रा कर सकते हैं 90 दिन तक। हर 180 दिन में, यानी कि हर 6 महीने में 90 दिन तक हम शेंजन वीज़ा के आधार पर यूरोपियन यूनियन के कंट्रियों में घूम सकते हैं।
यानी कि हमारे लिए यूरोपियन यूनियन ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि भारत अब सर्विस सेक्टर पर जा चुका है। भारत में जो विकास हुआ उस विकास में लोगों को एजुकेशन लेने के बाद, चूंकि भारत में नौकरों का देश भारत माना जाता है लंबे समय से, 1000 साल की गुलामी की वजह से नौकरी करना ही एक उद्देश्य भारत के हर व्यक्ति का रह गया है। वो राजा का बेटा है वो भी, और जमींदार का बेटा है वो भी। हरियाणा जैसे राज्य में तो जमींदार का बेटा है तो भी चपरासी की नौकरी करना भी उसकी प्रेफरेंस है, चपरासी की नौकरी ही मिल जाए, लेकिन नौकर बना लो मुझे, नौकर बनाकर ही रहेगा, वो नौकर बनकर ही रहेगा, उसका ये स्वभाव आ गया है। ये पूरे देश में हमारे स्वभाव, केवल हरियाणा की बात नहीं है, लेकिन मैं एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूं, पूरे देश में ये स्वभाव है कि वो नौकर बनना चाहता है। अब नौकर बनना चाहता है तो काम कहाँ है? काम तो यूरोपियन यूनियन के पास है, काम तो अमेरिका में है। और यूरोपियन यूनियन अगर हमें वीज़ा नहीं देता है तो हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग जो भारत के लिए योगदान नहीं देना चाहता, जो भारत में विकास नहीं करना चाहता, जो भारत के लिए भारत को निकृष्ट समझता है, वो तो वहाँ जाएगा ही। और वो वहाँ जाएगा तो कैसे जाएगा, क्या सोच कर जाएगा? नौकरी करने जाएगा। हालांकि भारत सरकार ये मानकर चलती है कि सर्विस सेक्टर भी हमें फॉरेन करेंसी देता है कुछ समय तक, भले ही उसने वहाँ स्थायी रूप से रहने का विचार अभी नहीं किया हो, या जब तक विचार करता है तब तक 10-5 साल बीत ही जाते हैं, और उन 10 सालों में वो वहाँ जो कमाता है वो अपने परिवार को इंडिया में भेजता है, और भारत में जो अपने परिवार को भेजता है वो फॉरेन करेंसी होती है, और हमें फॉरेन करेंसी के आधार पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में आसानी हो जाती है। लेकिन मैं जहां वहीं पर आ गया कि ऋषि सुनक के माध्यम से भारत की जो एग्रीमेंट है, जो ट्रीटी हमारी होने जा रही है, या मैं कहूं कि जो समझौता होने जा रहा है, उस समझौते में वीज़ा की ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, और भारत का जो सर्विस सेक्टर है, जो नौकरी करना चाहता है, उसके लिए वहां जाना थोड़ा आसान हो जाएगा, बाया ब्रिटेन आसान हो जाएगा। और उसके अलावा वो जो वीज़ा लगने की बात आती है उसमें भी आगे सुधार होगा, देखेंगे। लेकिन ऋषि सुनक के विषय में अगर किसी को ये उम्मीद है कि वो भारत के लिए करेंगे, वो पाकिस्तान जो फेक आधार पर आपने रिलीजन आधार पर पाकिस्तान बना लिया, और आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, आप अपने पूर्वजों को भूल गए, पूर्वजों की विरासतों को भूल गए, आक्रांताओं को अपना बाप मानने लगे, और आक्रांताओं के आधार पर आप कहने लगे कि ताजमहल हमारे पूर्वजों ने बनवाया। इसका मतलब ये हो गया कि आक्रांता जिनने आपकी माँ बहनों के साथ गलत किया हो, वो आक्रांता को, वो एक कहावत कही है, जिसने ये किया हो उसी को बाप कहते हैं, तो उसको आप बाप कहने लगे। ये बात अगर पाकिस्तान को समझ आ जाए तो वो ऋषि सुनक को ट्रूली मानेंगे। लेकिन खुशियां इसलिए मना रहे हैं कि कम से कम वहां का रहने वाला व्यक्ति, गुजरावाला का रहने वाला व्यक्ति बनने जा रहा है प्रधानमंत्री। समझ आ जाए तो घर वापसी भी हो सकती है, समझ आ जाए तो अपने पूर्वजों को याद कर लीजिए। ऋषि सुनक को अगर आप गुजरावाला का मान सकते हैं तो पूरे वहाँ के तो अपने पूर्वजों को पूर्वज क्यों नहीं मान सकते? ये समस्या है। लेकिन ऋषि सुनक से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ट्रू हिंदू हैं, और ट्रू हिंदू का मतलब है भेदभाव नहीं होने देगा, इंसाफ के रास्ते पर चलेगा, और इंसाफ की तराजू में वही करेगा जो धर्म कहता है। धर्म मतलब कानून कहता है आज का। इसलिए ये दोनों देशों की गलतफहमियां हैं कि ऋषि सुनक से भारत और पाकिस्तान को कुछ लाभ हो सकता है। इस समय ब्रिटेन खुद में फंसा हुआ है, इसलिए ऋषि सुनक के माध्यम से ब्रिटेन भारत में जो हमारी मार्केट है, वो मार्केट को एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हैं, ले सकते हैं, हम भी वीज़ा वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति से कुछ ऐसा अच्छा खराब होने वाला नहीं है। अगर हो सकता था तो लिस या बोरिस जॉनसन यही कर लेते, क्यों इस्तीफा इनको देना पड़ता? थे तो प्रधानमंत्री के पास यूनानिमस पावर नहीं है, वहाँ नहीं है एटलीस्ट। इसलिए इन विषयों पर हमको जो भ्रम है वो भ्रम निकाल देने चाहिए, और ट्रू भारतीय की तरह हमें ब्रिटेन के साथ डील करना चाहिए, जैसे भी हम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।